नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य का जो सामान्य परिचय है वो हम देख चुके हैं, मनु हम पढ़ चुके हैं। आज अपने इस लेक्चर में हम कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति संबंधी व कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। ये तो पता है कि कौटिल्य ने जो अपने विचार हैं वो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिए, जो मौर्य काल की रचना मानी जाती है। मौर्य काल की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कौटिल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। देखिए, यद्यपि जो अर्थशास्त्र हुए उसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किसी विधिवत सिद्धांत की कोई विवेचना नहीं की गई है, लेकिन जगह जगह जो कौटिल्य के विचार मिलते हैं उनके आधार पर विद्वानों का यह मानना है कि कौटिल्य भी होब्स के समान ही यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो संविदा सिद्धांत के माध्यम से, यानी समझौते सिद्धांत के माध्यम से है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में होब्स, लॉक, रूसो तीनों ही विचारक जो हैं ये मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो समझौते से होती है, संविदा के माध्यम से होती है। ऐसा ही कुछ विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है, जिसके आधार पर विद्वानों का मानना है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत के माध्यम से मानी है। कौटिल्य कहते हैं कि आदिम काल में जब राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से ग्रस्त था। सर्वत्र अशांति, अव्यवस्था विद्यमान थी। मत्स्य न्याय की स्थिति थी, यानी बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती थी। शक्तिशाली जो व्यक्ति होते थे वे निर्बल व्यक्तियों पर मनमाना अत्याचार करते थे। पूरी तरह यातना में जीवन था। तो लोगों ने इस यातना में जीवन से मुक्त होने के लिए विश्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया, यानी लोगों ने मिलकर, ईश्वर ने नहीं बनाया। अगर कौटिल्य मानता कि भगवान ने बनाया है तो हम कहते कि कौटिल्य ने दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जैसा मनु मानता है। लेकिन कौटिल्य दैवी सिद्धांत को न मानकर कहता है कि लोगों ने यातना में जीवन से मुक्ति के लिए अपना राजा नियुक्त किया, अपना राजा समझौते के माध्यम से बनाया। और क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा कि हम इस राजा को अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में अपने राजा को देंगे। बदले में राजा क्या देगा? राजा ने जनता के जन धन की रक्षा का वचन दिया। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि हम राजा की आज्ञाओं का पूर्णतः पालन करेंगे। बदले में राजा हमारे जन का और हमारे धन का, यानी हमारे जीवन की और हमारे धन की पूर्णतः रक्षा करेगा। तो इस आधार पर विद्वान कहते हैं कि कौटिल्य का जो राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत है वो संविदा सिद्धांत है। देखिए, कौटिल्य के संविदा सिद्धांत में यद्यपि जो होब्स है उससे कुछ समानताएं भी प्रतीत होती है और कुछ मूलतः अंतर भी प्रतीत होता है। समानताएं क्या है? होब्स भी राज्य की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत के माध्यम से मानता है। कौटिल्य भी राज्य की उत्पत्ति समझौते या संविदा सिद्धांत के माध्यम से ही मानता है। होब्स ने भी राज्य से पहले की जो स्थिति है वो इतनी ही यातना में, प्राकृतिक अवस्था जो बताई है वो यातना में और मत्स्य न्याय वाली स्थिति बताई है, शक्तिशाली व्यक्तियों का अत्याचार की स्थिति बताई है। सेम वैसा ही कौटिल्य भी कहता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले कैसी अवस्था थी, यातना में जीवन था। तो ये कुछ समानताएं हैं, लेकिन अंतर क्या है? देखिए, अंतर ये है
कि कौटिल्य ने अपने समझौते सिद्धांत के आधार पर राज्य को उतना निरंकुश नहीं बनाया जितना होब्स ने अपने लेवियाथन को बनाया। देखिए, लेवियाथन उनकी बुक का नाम भी है, और होब्स समझौते के माध्यम से जो राजा बनाता है शक्तिशाली, उसको उसने लेवियाथन नाम दिया है, और उसे पूर्ण शक्ति संपन्न बना देता है, उसे पूर्णतः निरंकुश बना देता है। किंतु कौटिल्य ने ऐसा नहीं किया है। कौटिल्य का राजा उतना निरंकुश नहीं है जितना होब्स का लेवियाथन है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य ने अपने राजा पर धर्म का, समाज का और उसकी एक कठोर दिनचर्या निर्धारित कर इन सब चीज़ों का उसने उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया है, और प्रजा को ये अधिकार भी दिया है कि यदि राजा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य नहीं करे तो प्रजा जो है उसे अपने पद से हटा भी सकती है, जबकि होब्स ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है। ये था कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। अगला हम देख लेते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। हमने मनु में पढ़ा था राज्य का सप्तांग सिद्धांत, अर्थात राज्य के 7 अंग बताए हैं। राज्य को एक सावयव शरीर के रूप में माना है, और उसके 7 अवयव या 7 अंग माने हैं। माना है कि राज्य इन 7 अंगों से मिलकर बना हुआ है, और इन सबको अपने महत्व के अनुसार एक निश्चित क्रम प्रदान किया गया है। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम महत्वपूर्ण है उसको नीचे रखा गया है। तो हम देख लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। पहला है स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कि मनु ने भी यही माने, सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर है। और अंतर ये है कि कौटिल्य का क्रम मनु के क्रम से अंतर है। देखो, मनु ने जनपद, राष्ट्र या प्रदेश कुछ भी कह लें उसको 4थे स्थान पर रखा है, दुर्ग को 3रे स्थान पर रखा है। जबकि कौटिल्य जो है उसने जनपद को 3रे स्थान पर रखा है, दुर्ग को 4थे स्थान पर रखा है। यानी कौटिल्य ने जनपद को दुर्ग से अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कौटिल्य का क्रम क्या है और मनु का क्रम क्या है। अंग वही हैं, लेकिन इनके क्रम में दोनों ने भेदभाव किया, और इससे बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए आप परीक्षा में ये गलती ना करें। पहला है स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग होता है, उसकी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है। स्वामी अर्थात स्वामी से आशय क्या है? जो कानून बनाता है, आदेश देने वाला है, शासन करने वाला है। उसने राजा में कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा की है, जैसे वो विनयी हो, विवेकशील हो, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसमें समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता हो, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता होनी चाहिए, शत्रु और मित्र का उसे ज्ञान रखने की क्षमता हो, शत्रु की त्रुटियों को समझने की उसके अंदर शक्ति हो, चापलूसी में न फंसने की उसमें जागरूकता। यानी राजा इतना गुणी होनी चाहिए कि विनय, विवेक, शस्त्र ज्ञाता, समयानुकूल, योग्यता, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। राजा का जो व्यक्तिगत आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, और उसे संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा है आमात्य। आमात्य मतलब मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से। कौटिल्य ने इन्हें सचिव की संज्ञा भी दी है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वो निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अपने आमात्य के पद पर नियुक्त करें। कौटिल्य ने आमात्य को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना है, और राजा को ये निर्देश भी दिया गया है कि वो अपना जो राज के कार्य करें, राज के जो निर्णय ले, उनमें अनिवार्य रूप से जो मंत्री हैं, जो आमात्य हैं, उनसे परामर्श करें। आमात्यों की जहाँ तक संख्या है उसके लिए कौटिल्य ने कहा है कि राजा जो है राज के कार्यों की आवश्यकता अनुसार आमात्यों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, यानी उसे जितनी आवश्यकता हो उतने वो आमात्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है जनपद। जनपद, राष्ट्र, प्रदेश कुछ भी कह सकते हैं हम, जिसमें जनता और भूमि यानी जनसंख्या और
भूमि आती हो, क्षेत्रफल आता हो। कौटिल्य ने दोनों को एक ही जनपद में शामिल किया है। जनपद में जनता भी है और भूमि या क्षेत्रफल भी है। ठीक है। कौटिल्य का मानना है कि जो भूमि है वो प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए, यानी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अपनी जनता का पूर्णतः पोषण कर सके। उसमें नदी, तालाब, वन, खान, जलीय स्थलीय मार्ग, सब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। सारी चीज़ें, दुर्ग, पर्वत, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जनता जो है वो सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी, राजा के प्रति राजा की आज्ञाओं को मानने वाली ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दुर्ग। दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना का जनपद है। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों को दिखाता है। दुर्ग मजबूत होने चाहिए। 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं: औदिक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। औदिक यानी जो चारों ओर पानी से घिरे हुए, पार्वत यानी जो पर्वतों के बीच में हो, धानवन यानी जो मरु प्रदेश यानी रेगिस्तानी प्रदेशों के बीच में हो, और वन दुर्ग जो वनों में या जंगलों में हो। ऐसे दुर्ग 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौटिल्य के अनुसार इनमें से जो सुरक्षित दुर्ग हो, राजा को अपनी स्थिति देखते हुए वो दुर्ग बनाने चाहिए। नेक्स्ट है कोष। कोष जो है वो भी राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उसके अनुसार राज्य का जो कोष है वो भरा पूरा होना चाहिए, आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए, प्रजा उपज का छठा भाग दे, और राज्य का जो कोष है उसमें बहुमूल्य धातुएं एवं मुद्राएं होनी चाहिए। कोष इसलिए आवश्यक है और इतना होना चाहिए कि विषम परिस्थिति में भी राजा जो है अपनी जनता का भरण पोषण पर्याप्त रूप से कर सके। नेक्स्ट, दंड अथवा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का भी विशेष महत्व है। अच्छा सैन्य बल होना चाहिए, अर्थात वो पहली बात तो ये मानता है कि ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सेना है वो, जो सैनिक हैं वो अस्त्र शस्त्रों से पूर्णतः प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। और आवश्यकता वो कहता है कि क्षत्रिय लोगों को ही सेना में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में शामिल किया जा सकता है, किंतु ब्राह्मणों को किसी भी स्थिति में सेना में शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। सैन्य बल में हस्तबल, अश्वबल, पैदल सैनिक, सारे जो सेना सारी जो है वो भरपूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र जो है वो भी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व आवश्यक अंग है। मित्र आनुवंशिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे हों जो सहायता पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर पूर्णतः आपकी मदद कर सकें। ऐसा नहीं कि मजबूरी में या आवश्यकता पड़ने पर वो आपसे संबंध विच्छेद कर ले। इसलिए मित्र ऐसे होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, जो विषम परिस्थिति में भी आपका साथ दे। तो ये 7 महत्वपूर्ण अंग हैं जिन्हें राज्य के 7 अंग या अवयव माने गए हैं। कौटिल्य ने इन 7 अंगों की तुलना जो है मानव शरीर से की है, और मानव शरीर से तुलना करते हुए वो लिखता है कि ये जो हमारा शरीर है, राज्य जो है शरीर रूपी है, जिसमें राजा सिर के समान है, अमात्य जो है वो आँखों के समान है, मित्र कान है, कोष मुख है, दंड मन है, दुर्ग हाथ हैं, और राष्ट्र जो है वो पैर के समान है। यानी मानव शरीर से तुलना की है उसने राज्य के इन 7 अंगों की। देखिए, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में सभी जो अंग हैं इनका सबका सापेक्षिक महत्व बताया गया है, और इनके महत्व के अनुसार ही इन्हें एक निश्चित क्रम प्रदान किया गया है। इसलिए थोड़ा सा आप जब परीक्षा में लिखें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको परीक्षा में इनकी क्रम को चेंज नहीं करना है, क्योंकि कौटिल्य ने जैसे अपने अर्थशास्त्र में इनको क्रम दिया है, आपको उसी क्रम में याद रखना है और उसी क्रम में आपको लिखना है। ये नहीं
कि आप मित्र को सबसे पहले लिख दें, स्वामी को लास्ट में लिख दें, तो ऐसा ये होगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कौटिल्य कहता है कि राज्य, हमारा जो राजा है वो राज्यमिति प्रकृति संक्षेप है, अर्थात राज्य की केवल 2 ही प्रकृति अंग हैं, राजा और राज्य। और ये जो महत्वपूर्ण प्रकृति मानी है इनको, बाकी तो ये सारी प्रकृतियाँ ही हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकृतियाँ हैं वो राजा और राज्य को उसने माना है। और राज्य जो है उसके भी उसने 4 तत्व माने हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जो कि वर्तमान में भी हैं। वर्तमान समय में भी हम वर्तमान समय में राज्य के 4 अंग माने जाते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये जो सारे ही अंग हैं, ये सारे के सारे हम कौटिल्य का जो ऊपर का सप्तांग सिद्धांत है उसमें देख सकते हैं। इसलिए कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें कौटिल्य ने राज्य नामक जो संस्था है उसको लौकिक व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया है, जो वर्तमान समय में भी बहुत अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी प्रतीत होता है। इसलिए वर्तमान में भी कौटिल्य का धन उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में प्रासंगिक था। इन वर्तमान में भी हमारा जो राज्य है उसमें हम क्या उम्मीद करते हैं, देखिए आप तुलना कीजिए, हम क्या उम्मीद करते हैं, अच्छा क्षेत्रफल होना चाहिए, अच्छी जनसंख्या होनी चाहिए, जो कर्मठ हो, निष्ठावान हो, कर्मशील जनसंख्या हमें चाहिए, अच्छे मित्र चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे अच्छे और मजबूत मित्र होने चाहिए, विश्वसनीय मित्र होने चाहिए, ये भी वर्तमान में ज़रूरी है। हम सारी चीज़ें, दुर्ग यानी हमारा जो राजधानी है, उस समय दुर्ग कह देते थे, अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो वर्तमान राजधानी है वो पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए। मानते कि नहीं मानते? कोश, आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से हमारा जो राज्य है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। कोश का मतलब ये, तो वर्तमान संदर्भ में भी कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो पूर्णतः लागू होता है, बस उसका थोड़ा सा स्वरूप परिवर्तित हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम राजा या राज्य जो है उसका कार्य क्षेत्र के संदर्भ में, उसके दायित्व, उसके कर्तव्य, कार्य क्षेत्र क्या है, उनके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।